माइनस लगा ले, माइनस और भी सही कोऑर्डिनेट देना है तो माइनस, क्योंकि ये एक्स इधर माइनस आया और वाई इधर माइनस आया, आंसर खत्म। कितना आसानी था ना। से भी जो भी सवाल आपके आप करके देखना अपने नोट्स वाले, और बहुत आसानी से बनेंगे, आपके टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ये सब। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं कटिंग ऑफ डिस्क वाले क्वेश्चन का ट्रिक सीखने। पिछला वीडियो में मैंने सिखाया था मैन और प्लैंक, जो एक मैन दूसरे प्लैंक के एंड पे चला जाता है तो क्या प्लैंक कितना डिस्प्लेस होता है, वो वाली ट्रिक सीखा था हमने पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक वो ट्रिक नहीं जाना है वो अभी जाकर पिछला वीडियो देखें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ सिखाऊं, शेयर करूं वो सारे कंसेप्ट, ट्रिक्स, और कैसे पढ़ा जाता है फिजिक्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन से। जिन लोगों को, तो लगभग ज़्यादातर लोगों का ये चीज़ पढ़ाई हो चुका होगा, कोशिश करें आपकी वो कंसेप्ट से बनाकर अभी एक बार वीडियो रोक के कॉन्सेप्ट से बना के देख लें, और या फिर जैसे सिखाया गया वो बना लें। फिर मैं अपना तरीका अभी हम बताएंगे, फिर आप वो देखना, उससे बनाना और कंपेयर कर लेना कि क्या सच में मतलब कम टाइम में बन सकता है। यानी हमारा नीट ऐसा एग्जाम है कि बस हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं, बस 20 से 30 सेकंड में बन जाना चाहिए, ताकि और भी सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट ले सके। तो वही मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक सवाल है, एक पूरा डिस्क है, डिस्क लैमिना है, जिसमें हमने क्या किया कि एक r/4 रेडियस के डिस्क को इससे हटाकर बाहर निकाल दिया। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई इस डिस्क का रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहाँ पे होगा। तो उस चीज को चलिए, मतलब मैं ट्रिक से ही हम शुरू करते हैं, ट्रिक से बताना कैसे हम बनाते हैं, या फिर हमें ट्रिक कह लो या कंसेप्ट ही कह लो, क्योंकि हर जगह पे हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है ये, और कंसेप्ट ही है। तो देखिए, ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं वो आप लोग सीखना। तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास का, जो मैं पिछले 2-3 वीडियो से मैं जो लगाते आ रहा हूँ, वो है m1x1 इक्वल टू m2x2। ये कहाँ से आया, ये सब मैंने पहले पुरानी जो इसके पिछले वीडियोज हैं उस सब में हम बता चुके हैं आप लोगों को। ये m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू 0, वहाँ से मैंने बस अभी साइन नहीं हम यूज कर रहे हैं। साइन यहाँ पे ये क्या होगा कि इधर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस हम कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए अभी नहीं यूज कर रहे हैं, और वो सब कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा कि माइनस खुद ब खुद हम लोग सोच सकते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को लगाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले m1 x1 m2 x2 क्या है ये समझ लें कि m1 क्या है, x2 क्या, x1 क्या है, m2 क्या है, x2 क्या है। तो देखो भाई, m1, चलो ये मान लेते हैं कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है बचेगा ना डिस्क का, रिमेनिंग पोर्शन यानी r/4 को जब हटा देंगे तब हमारे पास जो ये आ रहा है उसका मास होगा m1। x1 क्या होगा, x1 ये होगा कि अभी हमारा सेंटर, जब पूरा डिस्क था तो हमारा सेंटर ऑफ मास ये था, लेकिन जब हम इसे हटाएंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। तो आप ये बता सकते हो, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखो हो, जानते हो, या फिर ऐसा नॉर्मल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि आप ये बताओ कि ये सेंटर ऑफ मास इसके निकालने के बाद इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। ये बहुत इजी सा चीज है, इजी कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि हम पहले बताए हैं उसमें, उसके अनुसार ये सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास की तरफ शिफ्ट होता है। अगर हमारा जिस तरफ मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरफ मास हम निकाल दिए हैं तो इस तरफ का मास कम गया। तो इससे क्लियर आसानी से हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो अब आएगा ये हटाने के बाद वो इधर कहीं आएगा, वो इधर कहीं आएगा, मतलब इधर शिफ्ट हुआ, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। तो ये निगेटिव का देखो, मैंने बताया ना वो कॉन्सेप्ट से निगेटिव का झंझट खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे निगेटिव रख सकते थे, तो ये अगर सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये, तो इधर जो आएगा वो माइनस आएगा। तो हमने ये माइनस को यूज ऐसे ही समझ लिया कि नहीं ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो ये चीज आप देख लो कि ये क्या हो जाएगा, क्या डिनोट कर दिया हमने, ये डिनोट कर दिया x1, ये हमारा x1। अब बात आती है m2, तो m2 क्या होगा, तो m2 ये वाली होगी, ये जो रिमूव कर रहे हैं ना पोर्शन वो होगा उसका मास। और x2 क्या होगा, x2 ये सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रिक का, कि ये x2 क्या होना चाहिए। तो भाई x2 ये होगा, इस जो ओरिजिन है ना उससे इस रिमूव किया हुआ पार्ट का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से, यानी x2 ये होगा। x2 क्या होगा भाई, ये पूरा,
यानी अगर सेंटर ऑफ मास इसका ये इस पॉइंट पे होगा, ये पूरा रिमूव किए जो r/4 रेडियस का डिस्क, उसका सेंटर क्या होगा, ये होगा। इसके सेंटर ऑफ मास से किसके दूरी, कहां तक की दूरी को x2 लेंगे, जो हमारा इनिशियल पूरा जब एज अ होल बॉडी था तो सेंटर ऑफ मास था उससे, तो ये x2 क्लियर हो गया, x1 क्लियर होगा, ये एक चीज क्लियर हो गया, बस ट्रिक यहाँ पे आराम से अप्लाई होगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोगों को बस इसी में फंस जाते हैं कि m1 कैसे निकाले, हमारे m1 तो दिया ही, मास क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता है, तो हम कैसे बताएं कि m1 क्या होगा, m2 क्या होगा। तो ये भी मतलब टीचर्स लोग बताते हैं, पर थोड़ा वो लेंदी करके बताते हैं। मैं इसके लिए भी छोटा सा तरीका बताऊंगा, और वो बहुत ईजी, हम m1 m2 निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए देखो देखो देखो, m1 m2 कितना आसानी से निकालना सिखाते हैं। ऐसे हम लोग सब, हमारे मास्टर पढ़ा देते हैं। आप लोगों 3 टर्म पढ़े होंगे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, और एक होता है लास्ट में वॉल्यूम मास डेंसिटी, ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले हम वो सब सारी चीजें, मतलब हमारा, हम उतना दिमाग में नहीं रखते, हम बस अनपढ़ की तरह पढ़ते हैं कि वो चीज ना, हम बस इतना चीज जान लेते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, ये बेसिक सा सबको पता होता है, मास बाई वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो बस वॉल्यूम की जगह हमें चेंज करना है। अगर कोई सिंपल सा लेंथ वाली है तो वहां पे वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, मास अपॉन लेंथ। तो ये कौन सी डेंसिटी हो जाती है, लीनियर डेंसिटी हो जाती है। उसी तरह से अगर कोई जहाँ पे एरिया स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर लेमिना ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया, तो यहाँ पे कौन सा डेंसिटी हो जाएगा, मास अपॉन एरिया। तो ये कौन सा डेंसिटी हो गया, सरफेस मास डेंसिटी इसको बोल देते हैं, सरफेस मास। कुछ नहीं, बस हमें ये चीज ध्यान रखना है, अगर जहाँ पे वॉल्यूम की बात आती है वहां पे वॉल्यूम लगा देते हैं। ये अगर जहाँ पे वॉल्यूम इस तरह का सवाल है जिसमें वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम लगा देते हैं, तो वो वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है। ये सरफेस डेंसिटी होता है, ये लीनियर मास डेंसिटी हो जाता है अगर सिर्फ जहाँ पे लेंथ हो। ये चीज बस ऐसे ही मैंने बता दिया। इसको बहुत लोग लेंदी समझ लेते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इसको सिंपल कर दिया कि बस कुछ नहीं, बस यही चीज है। तो कुछ भी नहीं करना, बस डेंसिटी का ये चीज बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना, जहाँ पे लीनियर चीज आए वहां पे लेंथ रख देंगे तो वो लीनियर मास डेंसिटी जगह, एरिया है तो एरिया नीचे रख देंगे। तो हमारा अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे एरिया आ रहा है। तो देखो मास निकालना सिखा रहे हैं इजी तरीके से। तो ये एक चीज जान लो कि हमारा मास नहीं दिया होता तो हम डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं, जहां जहां भी मास नहीं दिया हो पूरे फिजिक्स में, वहां पे डेंसिटी लगाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि डेंसिटी किसी चीज का, बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो ये एक चीज आप जान लो कि ये डेंसिटी तो हो गया भाई कांस्टेंट, डेंसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे हम इसको हटा के, मैंने बताया ना, बस अगर ये एरिया की बात कर रहा है, डिस्क है तो एरिया होगा, इसके पास वॉल्यूम नहीं होगा, तो यहाँ पे एरिया, यानी मास हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एरिया का। और एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर स्क्वायर का। यानी मास हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर का। ठीक, यहीं से बस निकल जाएगा मास। आप आसानी से देखना कैसे। तो ये चीज क्लियर हो गया, मास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कैसे, डेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया तो मास इधर आया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ से हम मास आसानी से निकाल सकते हैं, ये m2 निकाल सकते हैं या पूरा m निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए m2 को निकालते हैं कि ये मास कितना होगा। तो हम जैसा कि जान रहे हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी m1 बाई m2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं, ये चीज क्लियर। तो हमारा देखो m1 m2, m1 मान लेते हैं हमारा ये पूरा पूरा का मास, तो पूरा का मास हम चलो मान लेते हैं क्या, m मान लेते हैं, और m2 हमें ये मास निकल जाएगा m के टर्म में, m2 r1 स्क्वायर, r1 यानी पूरा मास का रेडियस क्या होगा, r होगा, r स्क्वायर। और ये m2 का कितना रेडियस दिया हुआ है, r/4, तो r/4 का होल स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर बाई 16, 16 नीचे है तो वो ऊपर जाके ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। तो आप यहाँ से देख लो आसानी से, अगर इसे ये कट गया, यानी m2 क्या आ गया हमारा, m/16। m2 आसानी से निकल गया ना, m/16, देखो आसानी से निकल गया m2। तो अब m2 m/16 निकल गया, यानी रिमेनिंग मास कितना होगा, रिमेनिंग मास कितना होगा, ये चीज भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। m रिमेनिंग कितना होगा, m रिमेनिंग होगा पूरा मास माइनस ये मास। तो पूरा मास हमने m माना, और माइनस कौन सा, ये मास हम निकाल चुके हैं अभी m/16।
तो m माइनस एम बाई 16 क्या होगा, 16m माइनस एम 15m बाई 16। तो हमारा रिमेनिंग भी निकल चुका है, ये बचा हुआ पार्ट का मास जो कि यहाँ पे यूज होगा m1 में। ये m1 क्या है, रिमेनिंग मास, ये m रिमेनिंग मास होगा, तो ये भी निकाल चुके हैं हम। और m2 यानी जो पार्ट निकाल के रिमूव किया वो आज गया m बाई 16। x1 हमें कैलकुलेट करना है, x1 क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। और x2 देखो, अब x2 यहाँ पे निकालना सीखते हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। x2 देखो यहाँ पे सीखते हैं, x2 क्या है, ये r बाई 4 है, यानी ये रेडियस r बाई 4 है। हमारा ये वाला निकालना है ना, तो हम जानते हैं कि ये कितना है, r बाई 4, और पूरा कितना होगा, पूरा r होगा, पूरा रेडियस तो r ही होगा ना, और ये r बाई 4। तो ये निकालने के लिए x2 क्या हो जाएगा, x2 आराम से हम तो निकाल सकते हैं, x2 हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, x2 इज इक्वल टू, चलो यहाँ नहीं, x2 यहीं पे निकाल लेते हैं। x2 इज इक्वल टू क्या मैंने बताया, पूरा रेडियस माइनस ये वाला, ये डिस्टेंस होता है ना x2 सेंटर ऑफ मास से, जो पार्ट रिमूव किया उसका सेंटर से वो दोनों का बीच का दूरी। तो x2 क्या हो गया, पूरा रेडियस माइनस r बाई 4, तो ये वाला चीज आ जाएगा r माइनस r बाई 4। तो क्या हो गया, 4r माइनस r, 3r बाई 4। हमारा अब सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। m1 आ चुका है, रिमेनिंग मास 15m बाई 16, m2 आ चुका है m बाई 16, x1 हमें निकालना है जो कि आंसर होगा हमारा, m2 निकाल चुके हैं, x2 भी हमने अभी निकाल लिया। देखना बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस वजह से लग रहा है कि नहीं बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप खुद बनाओगे देखना, वो आपको जो बनाना पड़ता है ना बड़ा वो कंसेप्ट और लेंदी वाला, उससे तो बिल्कुल कम टाइम में, आधे से भी कम टाइम में बनेगा। अब चलो बस अप्लाई करना है। तो असली जो ट्रिक का लगाने का काम तो अब हुआ जब हमने m1 m2 x1 x2 निकाल लिया, जो कि अभी आपको बस देखा, इतना समझाने की वजह से लगा कि नहीं बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करना, m1 m2 x1 x2 बस आसानी से आते हैं, तुरंत आते हैं, बस अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे तो देखो, अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, m1 हमने निकाल लिया था, चलो एक बार लिख लेते हैं m1 हमने कितना निकाला था। m1 मतलब ये रिमेनिंग का मास, रिमेनिंग का मास हमने निकाला था 15m बाई 16। m2 निकाला था, जो निकाला गया पोर्शन उसका m बाई 16, और x1 तो हमें कैलकुलेट करना ही है, x2 हमने निकाला था 3r बाई 4। ठीक, तो चलो अब इसको पुट करते हैं, आसानी से आंसर आएगा। m1 15m बाई 16 इंटू x1, x1 तो हमें भाई कैलकुलेट ही करना है, m2 m बाई 16 इंटू x2 3r बाई 4, 16 mm खत्म, और x1 इज इक्वल टू ये 15 इंटू 4 60, यानी 3r बाई 60, यानी r बाई 20। x1 इज इक्वल टू r बाई 20। क्या आ गया आंसर हमारा, यानी ये डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास इधर कितना शिफ्ट होगा, तो r बाई 20 से शिफ्ट होगा, यानी ये जो डिस्टेंस आ गया हमारा, यही आंसर आ गया r बाई 20। अब अगर वो वाला जो मैंने बताया था माइनस यहाँ पे लेते, तो माइनस कैलकुलेट करते तो यहाँ पे आंसर माइनस आता, माइनस r बाई 20। तो इससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ से पीछे चलना है, नेगेटिव की तरफ चलना है, तो माइनस r बाई 20। लेकिन हम यहाँ पहले कंसेप्ट से जान चुके हैं कि मास इधर खाली हुआ है, यानी मास का रेशियो इधर ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास भी मास हेवियर मास की तरफ रहना चाहता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अभी देखना एक क्वेश्चन में अभी तुरंत अभी आप लोगों को हम दे रहे हैं क्वेश्चन, देखना दो मतलब कितना आसानी से बनेगा, आप खुद अभी बना के चेक कर लेना। सिंपल सा एक दे रहा हूँ, जल्दी से बनाना, देखना कितना आसानी से आप बना लोगे। उसके बाद फिर मैं वो स्क्वायर लैमिना वाला करवा रहा हूँ। तो देखो ये सबसे इजी वाला सवाल, अभी तुरंत आप बना के दिखाओ कि ये पूरा डिस्क है, और ये उसमें से r बाई 2 पार्ट हम निकाल रहे हैं, पूरा आधा रेडियस का जो r बाई 2 का रेडियस का ये स्फीयर सॉरी डिस्क है, जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो बताओ आप सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आसानी से बनेगा। देखो भाई, हम मतलब सिर्फ ट्रिक ही नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए, या फिर कैलकुलेशन कितना इजी होना चाहिए, क्या स्मार्ट कैलकुलेशन होता है, या फिर अभी जो हमने मास निकालने का सिखाया ना, बहुत ईजी है वो लेंदी वाले मेथड से तो बिल्कुल ईजी है। तो ये सब चीज ही ना हमारा सिलेक्शन करवाता है, हम लोगों से आगे यही सबसे चीज होते हैं, और हमारा सिलेक्शन भी इस बार यही सब की वजह से होता है। तो एक जो
पढ़ने वाला होता है या जिसका सिलेक्शन होता है वो कैसे सेलेक्ट होता है, वो सब चीज़ हम बस, ना कि हम एक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ना ही ट्रिक दे रहे हैं, वो सब चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं जिससे सेलेक्ट होया जाता है। जो चीज़ कैसे, जैसे अभी सिखाया मास कैसे निकाला जाता है, स्मार्ट तरीका, रेशियो से निकालते हैं, तो वो प्रैक्टिस से होता है। आपके साथ भी, सबके साथ वो हो जाएगा, प्रैक्टिस से होगा। तो और कुछ इधर उधर के नॉलेज से, जैसे हम अभी बताएंगे वो आप लोग सीखोगे, उससे भी होगा। क्योंकि हम लोग वहां पे अगर पहुंचे हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो वो जो सेलेक्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे अलग चीजें करते हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन होता है। वही चीज हम आप लोगों के साथ सिखाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को खुद को उतना मेहनत नहीं करना पड़े। तो चलो इसमें भी लगाना शुरू करते हैं। सबसे इजी वाला, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। चलो बताओ, m1 हम क्या लेते हैं, रिमेनिंग मास लेते हैं। x1 क्या लेते हैं, x1 क्या लेते हैं, वो जो x1 क्या लेते हैं, ये इधर शिफ्ट होगा ना, मास इधर से निकाले तो मास, हेवियर मास की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, तो x1 ये आंसर आएगा। जो शिफ्टिंग होगा सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा बाद में। वो m2 क्या होगा, m2 हम ये रिमेनिंग वाला मास जो बाहर निकाला गया वो लेते हैं, रिमेनिंग वाला m1 होता है। और x2 क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो देखो ये कितना आसानी से बनेगा। पहले m1 m2 निकालना सीखते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो हम अगर मान लेते हैं कि पूरा का मास m है, पूरा का मास m है, और दूसरा का मास m2, इसको हमने लिया m2 यानी जो निकाला गया है, और पूरा का रेडियस ये r स्क्वायर, और ये r/2 स्क्वायर किसका रेडियस है, जो हमारा मास को निकाल के बाहर हटाया गया। तो r स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 r से r कट गया। और तो m2 क्या निकल के आ गया भाई, m2 निकल के आ गया, m2 उधर गया तो m/4 आसानी से निकल गया। m/4 m2 हो गया, यानी रिमेनिंग मास कितना होगा, m/4 होगा, तो m माइनस m/4 यानी रिमेनिंग मास हमारा कितना आएगा, 3m/4। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रिमेनिंग मास 3m/4। ये सब स्मार्ट तरीका है, यही चीज में हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और x1 तो ये हमारा आंसर आएगा, यानी कितना सेंटर ऑफ मास होगा न्यू। m2 हमारा आ चुका है m/4। और x2 क्या होगा, x2 क्या होगा भाई, ये हमने बताया ना कि ये जो ओरिजिनल यहाँ से उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जिसको निकाल के बाहर हटाया जा रहा है, तो उसका सेंटर यहाँ पे है, और ये ओरिजिनल सेंटर यहाँ ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, r/2 रेडियस का, तो ये रेडियस है, तो ये r/2 डिस्टेंस है, इंटू r/2। m खत्म, 4 खत्म, तो x1 क्या आ गया, 3 2 6 उधर गया, r/6। यानी ये आंसर यहाँ से r/6 पीछे, मतलब माइनस साइन लगा दो तो माइनस, आंसर में माइनस हो तो पीछे गया r/6, हमारा आंसर आ गया। इतना इजी आ गया ना भाई, आराम से। एक चीज और सिखाएं, मास का, कैसे मास के साथ खेलना। हम ये जानते हैं कि अगर हमारा मास m/4 आ गया, मास हमारा m/4 आ गया, यानी वे 1/4 मास है, 1/4 मास आया। पूरा मास अगर m है तो उसका मास, ये जो r है इसका m2 का, तो 1/4 आ रहा है। अगर हम ओरिजिनल फुल मास 4m मान लें, पूरा मास को अगर 4m मान लें, तो 1/4 इसका कितना होगा, m होगा ना, यानी m2 m हो जाएगा। और m1 क्या होगा, m1 4m नहीं होगा, m1 रिमेनिंग बोल रहा है ना, तो रिमेनिंग 4m, यानी पूरा में से माइनस ये, तो 3m। तो m1 को 3m भी रख सकते हैं, m2 को m भी रख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर यही आएगा, करके देख लेना। चलो बस स्क्वायर लेमिना वाला सिखाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है वो एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस दोनों तरफ वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखो ये सवाल और भी इजी तरीके से करना सिखाते हैं, इसमें तो मास का कोई लफड़ा भी नहीं आएगा। सिखाते हैं आपको कैसे। देखो भाई, हमारा एक सवाल है कि एक पूरा स्क्वायर लेमिना था, ये भी एक स्क्वायर था, प्लेट था, पूरा स्क्वायर प्लेट था, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं हम बाद में। तो पूछा जाता है कि एक पार्ट बाहर हटा दिया जाता है तो सेंटर ऑफ मास क्या शिफ्ट होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा ये एल लेंथ का मैंने एक स्क्वायर प्लेट रखा है, 4 प्लेट में डिवाइड किया है। तो ये पूरा अगर लेंथ देखें तो 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं वही वाले तरीका से, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 से। चलो देखो, सबसे पहले कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट कि मास इधर वाला रिमूव हुआ है तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा। सेंटर ऑफ मास चाहेगा कि मास जिधर ज्यादा हो उधर हम रहे, तो ये शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में, ये दिमाग लगाए तो आप देखो, ये सेंटर ऑफ मास इसका था, ये रिमूव हो गया यहाँ से, यानी ये पीछे की तरफ इधर कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में मास को वो चाहता है बराबर बांट के रखे,
तो इधर शिफ्ट होगा क्योंकि इधर मास खाली हो गया है। तो इसका 2 डायरेक्शन में आएंगे, मतलब हमारे से इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का। ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इसे अगर एज ए क्वेश्चन लिख लें तो एक्स वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो देखो अगर सिर्फ एक्स की भी बात करें, अगर इसका कंपोनेंट भी करते हैं तो ये इधर वाई और इधर एक्स, मतलब ये एक्स डायरेक्शन इधर और ये वाई डायरेक्शन इधर शिफ्ट होगा, ये शिफ्टिंग होगा। तो ये सब चीजें अगर हम ये एक्स वाई पूछ रहे तो पहले एक्स के लिए निकाल लेते हैं। चलिए एक्स के लिए निकाल लेते हैं, यानी अगर ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन के लिए, तो एक्स की बात करते हैं। एक्स डायरेक्शन में देखो m1 मैंने क्या बताया, रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास। तो रिमेनिंग मास देखो यहाँ कितना और आसानी से, इसमें तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम जान रहे हैं कि पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर प्लेट 4 प्लेट है। तो हम अगर मास इसमें हर का m रख लेते हैं, हर मास m रख लेते हैं, यानी सारे का मास सेम ही होगा भाई। ये मास m होगा, ये भी m ही होगा, क्योंकि इधर भी लेंथ इधर भी l, यानी ये अगर इधर आप देख लो ये पूरा 12 है तो ये l है ना, तो यहाँ भी सेम कहानी, ये भी l, ये भी l, ये भी l, ये भी l। तो एरिया सबका सेम है तो मास भी क्या होगा, सेम होगा। अरे वो चीज देख लो ना, डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो डेंसिटी तो सेम होता ही है, यहाँ एरिया भी सेम है, तो मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मास कांस्टेंट यानी m जो रिमूव किया गया पोर्शन उसका भी मास क्या होगा, m ही होगा, उसका भी मास क्या होगा, m ही होगा। तो ये रिमेनिंग मास m1 क्या, रिमेनिंग मास। तो रिमेनिंग मास इस पूरे स्क्वायर प्लेट का क्या बच रहा है, ये m, ये m, ये m, 3m बच रहा है। और ये x1 यानी ये हमें कैलकुलेट होकर आएगा x डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ सेंटर ऑफ मास। m2 निकाले गए मास का, प्लेट का मास m2 क्या निकाले गए, तो m ही ने निकाला ये m। और x2 तो ये x डायरेक्शन में हम देख रहे हैं ना, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास से क्या दूरी है, ये अगर ओरिजिनली अगर जब पूरा प्लेट था तो ये इसका ओरिजिन था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यानी इसका भी एक x कंपोनेंट होगा, ये x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। तो अभी हम x का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x में देखो भाई कि x में क्या, ये पूरा अगर l लेंथ है तो ये बीच का है, तो ये क्या होगा, l/2, l/2 होगा ना, x2 l/2 होगा। x2 क्या होगा, x2 मैंने बताया कि कौन सा लेते हैं, ओरिजिन से जो निकाला गया उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो x डायरेक्शन में बात करें तो x की तरफ, ये पूरा l था तो ये आधा l/2, m इंटू l/2। आंसर देखो आ गया, x1 इज इक्वल टू l/6, आ गया खत्म। और x कोऑर्डिनेट l/2, उसी तरह से y निकालेंगे तो y भी सेम वही है, y में कुछ तो चेंज कहाँ हो रहा है, सारा डायमेंशन सेम है, y में भी इधर आए तो देखो m1 जो रिमेनिंग मास होगा वो 3m होगा, और y में जो y1 होगा, चलो निकाल ही लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कितना वो सिंपल हो जाएगा। y डायरेक्शन में भी m1 y1 इज इक्वल टू m2 y2। तो देखो m1 क्या है, m1 क्या है, रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास अभी भी 3m है। y1 हमें जो आएगा आंसर में, यानी y, m2 यानी जो निकाला गया उसका मास m, और y2 क्या होगा, y2 वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो y डायरेक्शन में इसका यहाँ भी पूरा ये l था तो ये इसका आधा l/2 होगा, तो यहाँ भी l/2, यानी m से m कट गया तो क्या है y, l/6, यानी आंसर क्या होगा भाई हमारा, l/6, l/6 हुआ ना। माइनस लगा ले, माइनस और भी सही कोऑर्डिनेट देना है तो माइनस, क्योंकि ये x इधर माइनस आया और y इधर माइनस आया, आंसर खत्म। कितना आसानी था ना। ऐसे भी जो भी सवाल आपके आप करके देखना अपने नोट्स वाले, और बहुत आसानी से बनेंगे, आपके टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ये सब चीज़ों से। तो भाई अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, उससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज आप लोगों के सामने लाने के लिए, और अच्छे अच्छे चीज़ सिखाने के लिए मन करता है कि वीडियो बनाए। और सब्सक्राइब भी करते जाना, जाकि आपके आने वाले सारे नीट के जो भी तैयारी से रिलेटेड, ना कि फिजिक्स में, हर चीज़ का कोशिश करूँगा कि वो इजी करते जाऊँ, और क्या चीज़ कैसे तरीका होता है पढ़ने का, तैयारी करने का, वो सब भी साथ साथ में हम बताते जाते हैं आप लोगों के लिए। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। थैंक यू एवरीवन।